काम धीमे जी पे आएंगे। We welcome all Director General of Police Uttarakhand, Sri Ashok Kumar Saab at DDA. आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार जी द्वारा लिखी गई पुस्तक साइबर एनकाउंटर्स, उस पुस्तक पर चर्चा और उनके मोटिवेशनल चार्ट, इस कार्यक्रम में इस पुस्तक के बारे में एक वीडियो है जो इस पुस्तक के बारे में आपको ब्रीफ करेगा। साइबर एनकाउंटर्स क्या है और कैसे आज की डेट में पूरे वैश्विक स्तर पर ये बहुत ही खतरनाक थ्रेट के रूप में उभरा है। इस तरह से इससे हमें बचना है और हमें अपने परिवार को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोस में, अपने मिलने वालों को इस तरह से उसको एजुकेट करना है ताकि लोग उससे बचे रहें, क्योंकि फ्रॉड का केवल एक ही बचाव है, वो है जागरूकता, जानकारी। तो मैं संदीप गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वो एक वेलकम एड्रेस के लिए प्लीज। जय हिंद, जय हिंद। आज के इस समारोह के हमारे जो चीफ गेस्ट हैं अशोक कुमार जी IPS, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तराखंड, OP मिलोचादी, सीनियर साइंटिस्ट DRDO। जब मैं दिल्ली में पोस्टिंग था 2003 में, तो DRDO का निर्माण हो रहा था उस वक्त सेना भवन के पास। तो मैं बड़ा फैसिनेट होता था देख के कि बहुत बड़ा DRDO बन रहा है, तो उनके सीनियर साइंटिस्ट हमारे साथ हैं, तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। सर के पास थोड़ा टाइम कम है, आपको मालूम इतनी बड़ी पोस्ट है तो जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी होगी, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि आप लोग अशोक कुमार जी को सुनने के लिए आए हैं। मुझे तो लगभग डेली सुनते हैं और बोर भी हो गए होंगे। बट एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि जो इनका टॉपिक है या जो इनकी बुक है, वो आने वाले आपके जो भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो ND हो, CDSC हो, और स्पेशली SSB इंटरव्यू के जो इंटरव्यू पार्ट है SSB बोर्ड्स की, उसमें ये हॉट टॉपिक है आज की डेट में। एक चंद्रयान और एक दूसरा साइबर क्राइम, साइबर टॉप, ये बहुत हॉट टॉपिक है। तो सर से आप और सर की एक विशेष बात ये है कि वो इंटरेक्शन चाहते हैं, उनके स्टूडेंट हो या उनकी ऑडियंस हो, वो चाहते हैं वो उनके साथ इंटरेक्ट करे, बातें करें, और जो भी मन में सवाल है निसंकोच वो पूछे। तो आप लोगों को मेरी यही एडवाइस है, जब इंटरेक्शन चले तो निसंकोच आप अपनी बात सर के सामने रखें। और इतने बड़ी एक्सपीरियंस आपके सामने बैठे तो इससे अच्छा मौका आपको दोबारा शायद मिलेगा नहीं, तो आप फ्रीली यू कैन आस्क व्हाट एवर यू वांट। सो एक बार फिर से मैं ड्रोन डिफेंस एकेडमी, मेरी पूरी टीम और स्पेशली DDA डायमंड्स, मेरे स्टूडेंट की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर, आपने अपना कीमती समय निकाला और मोटिवेट करने के लिए, बच्चों को इंस्पायर करने के लिए आप यहाँ पे आए। थैंक यू वेरी मच। ड्रोन डिफेंस एकेडमी से 17 साल से ज़्यादा इसको हो गए हैं, और एक जो संदीप गुप्ता जी का जो कंट्रीब्यूशन है इस स्टेट के लिए, वो ये है कि उन्होंने देहरादून को एक कोटा जैसा हब बना दिया है। जैसे कोटा आज की डेट में इंजीनियरिंग की कोचिंग का एक हब बन गया है, ऐसे ही डिफेंस सर्विसेज की तैयारियों का एक हब देहरादून बन गया है। और सबसे पहली एकेडमी संदीप गुप्ता जी ने यहाँ एस्टेब्लिश की, और आज जो है कम से कम 50 से ज़्यादा अकेडमियाँ यहाँ हैं, और पूरे हिंदुस्तान का बच्चा जो है यहाँ पढ़ने की 50 से ज़्यादा अकेडमियाँ हैं, और पूरे हिंदुस्तान का बच्चा यहाँ पढ़ने के लिए आता है। और पिछले 17-18 सालों में, क्योंकि मैं इनके साथ लगातार इंटरेक्ट होता रहता हूँ, 1000 से भी ज़्यादा बच्चे आपके यहाँ से जो फर्स्ट ग्रेड की जो सर्विसेज हैं, चाहे वो CDS के माध्यम से हो, चाहे वो NDA के माध्यम से हो, चाहे और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माध्यम से हो, बच्चे यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं। और हर साल जो है इनके जो DDA डायमंड्स जो ये तैयार करते हैं, जैसे सुपर 30 चलता है ना सर, आनंद सिंह जी का, तो वो 30 स्टूडेंट्स उनके IIT में जाते हैं।
इनके हर साल 5 से 7 जो है बच्चे जो है हर साल 5 से 7 बच्चे एनडीए में सेलेक्ट होते हैं सर। तो ये एक बहुत बड़ी इनका कंट्रीब्यूशन है कि आज पूरे मतलब मैं बताऊँ सर, मेरा आवास तो यही इसी एरिया में है, और जब इन्होंने अपनी एकेडमी को वहाँ से यहाँ शिफ्ट किया इसी रोड से, तो अचानक मुझे लगा, मैंने कहा तो जैसे कोई पिक्चर का शो छूट रहा हो। ऐसे बच्चे जो है ना यहाँ पर सर, ऐसे यहाँ सुबह शाम तक सर कई बैच जो है ना, कई बैच यहाँ पर जो ना बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, चले जाते हैं। ये पूरा जो एरिया है सर, ये सारा बच्चों से भरा हुआ है। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और अशोक कुमार जी के बारे में बच्चों मैं आपको जो ना उनको ब्रीफ बताना चाहूँगा। अशोक कुमार जी एक साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के एक सरकारी स्कूल कोराना से प्राप्त की। अब उन्होंने आईआईटी दिल्ली से बीटेक किया 1986 में और फिर एमटेक किया 1988 में, और वो 1989 में भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए। विभिन्न पदों पर उन्होंने काम किया और 93-94 में कुमाऊं के जो तराई क्षेत्र था वहां पर एक बड़ा आतंकवाद फैल गया था, उसको खत्म करने के अंदर आपका बहुत बड़ा योगदान रहा, बहुत बड़ी भूमिका रही। और जब 2002-2003 में आप हरिद्वार में थे तो वहाँ एक बहुत बड़ा माफियाओं और अपराधियों का एक गठजोड़ था, जिसको उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया, पूरी तरह से खत्म कर दिया। उसके अलावा आप आईजी गढ़वाल भी रहे, आईजी कुमाऊं भी रहे। इस दौरान उन्होंने मानवीय और पीड़ित उन्मुख पुलिसिंग की दिशा में काम किया। उन्होंने खुफिया सुरक्षा और एडीजी प्रशासन और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के रूप में भी उत्तराखंड में अपनी सेवाएं की, और डायरेक्टर विजिलेंस के रूप में भी उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू की। जो आज की हमारी किताब है साइबर एनकाउंटर्स, एक जो अक्षय कुमार जी ने जो एक वीडियो संदेश इस पुस्तक के लिए जारी किया है, मैं निवेदन करूंगा कि वो जो संदेश है वो उसका प्रसारण करें। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षय कुमार। साइबर दुनिया में आपके साथ हेराफेरी कभी भी हो सकती है, लेकिन अगर आप खिलाड़ी बनकर साइबर क्राइम को हराना चाहते हो तो एक किताब है साइबर एनकाउंटर्स करके, उसे जरूर पढ़िएगा। ये किताब हमारे डीजीपी अशोक कुमार जी ने खुद लिखी है, जरूर पढ़िएगा। थैंक यू। आज हमारे सामने बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो सर अभी मैं आपका ब्रीफ पढ़ रहा था कि आपने अपना जो अपने पढ़ाई लिखाई अपने गांव के प्राइमरी स्कूल से की, और फिर उसके बाद आप आईआईटी में, उसके बाद फिर आप यहाँ हैं। तो एक बार बच्चे ये जानना चाहेंगे सर कि आपको जो ना आईपीएस बनने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, और किस तरह से जो है आपने जो ना वहाँ से आप आईआईटी गए, आईआईटी से यहाँ आए, तो किस तरह से, तो बच्चे जरूर जानना चाहेंगे सर आपका ये, क्योंकि हमारे बच्चे भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो दूर दराज क्षेत्रों से आए हुए हैं सर, तो जरूर वो एक इंस्पिरेशन का जो है काम करेगा। देखिए, ये तो आपने जो सर्विस का पूछा किताब की बात, चलो नेक्स्ट में आगे करते हैं। शुरुआती दौर में गांव में थे हम, तो हमें कोई आइडिया नहीं था सिविल सर्विसेज होती क्या है, न कोई ऐसा सपना था। ठीक है, वहाँ तो आप समझ सकते हैं, दूर दराज के गांव में आज से 40 साल पहले तो वहाँ 99% लोगों का सपना क्या था, सिपाही बन जाएं, फौजी बन जाएं। हरियाणा के हर गांव में यही सपना होता है, आप समझ लीजिए, वही उनकी मतलब मैक्सिमम है। उसके लिए भी बेचारे कहेंगे हमें सिपाही लगवा दो, फौजी बनवा दो। तो वो उसके रहते हुए मैं चूँकि मैथमेटिकली शार्प था, तो मेरे को शुरुआती दौर से स्कूल में हुआ कि लड़का सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा, जबकि मैं पढ़ाकू नहीं था, बट मैं मैथमेटिकली शार्प था। तो उसी वजह से उन दिनों दो ही करियर दिखते थे, इंजीनियरिंग और डॉक्टर। वो भी टीचर्स वगैरह ने सुना है, हमें उनका भी नहीं पता था इंजीनियर करते क्या है, और आईआईटी का भी नहीं नाम नहीं सुना था कभी, क्योंकि वहाँ तो मैक्सिमम 10th तक तो यही था, इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे। तो जब अच्छे मार्क्स आ गए, मेरिट आ गई, फिर हम 11th-12th के लिए बाहर हॉस्टल में आए। मतलब 10वीं तक का स्कूल था गाँव में, 11वीं-12वीं नहीं। तो सोनीपत एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ पे आए। तो वहाँ पे आके पता चला, तब जब इंजीनियरिंग की तैयारी करने लगी 11वीं-12वीं, तो भी हमारा टारगेट एनआईटी कुरुक्षेत्र होता था। एनआईटी को उन दिनों आरईसी बोलते थे, जैसे उत्तराखंड वालों का पंतनगर होगा, यूपी वालों का आरईसी इलाहाबाद होता था, ऐसे हमारा आरईसी कुरुक्षेत्र होता था।
तो दिल्ली के कुछ बच्चे भी वहाँ हमारे साथ पढ़ते थे, वो IIT की तैयारी कर रहे थे। तब मैंने उनसे पहली बार IIT का नाम सुना और मैंने भी उनके साथ दे दिया और मेरा हो गया। लेकिन तो IIT में आगे वहाँ तक भी मैंने सिविल सर्विस का नहीं सोचा था। IIT में उन दिनों क्रेज था बाहर जाने का, 80s में कि भाई जो भी अच्छा है बाहर US जाओ, आगे MS करो और वहीं पे सेटल हो जाओ। तो हमारे बैच के 1/3 लोग कम से कम इस टाइम अमेरिका में हैं। तो मेरे को शुरू से ये बड़ा खराब लगता था कि भाई क्यों बाहर जाना है, देश सेवा करेंगे, हमें मतलब बाहर बिल्कुल नहीं जाना। तो मैं मतलब मंचों से बोलता था ये बात, मतलब एक काइंड ऑफ एक्टिविस्ट कि मुझे बिल्कुल बाहर नहीं जाना है, हमें देश सेवा करनी है। पर तब तक इंजीनियरिंग का ग्राउंड वो नहीं देखा था, इंजीनियरिंग होती क्या है ग्राउंड पे। तो 3rd ईयर की ट्रेनिंग के बाद हमने इंजीनियरिंग का रूप देखा, उसका जो प्रैक्टिकल वो देखा, क्योंकि जो आफ्टर 3rd ईयर वी डू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जिसको आजकल इंटर्नशिप भी बोलते हैं। तो वो मैंने उषा ब्रांच कलकत्ता में की और तब मुझे लगा कि इंजीनियरिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। जैसे मनोज जी साइंटिस्ट है तो एकदम अंदर तक साइंटिस्ट है। ये किताब लिखी तो मुझे समझ आया, दोनों ने साथ साथ लिखी, जो बड़ी ढेर सारी रिसर्च भी करते हैं। मेरा तो इस किताब में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और इनका सारा रिसर्च वाला है। तो मुझे उस टाइम समझ आया कि 2 महीने थी वो उषा ब्रांच में कि भाई गलत फंस गया है, तो समाज के प्रेशर में इंजीनियरिंग में आ गया, मतलब टीचर्स के ये तो ब्रिलियंट लड़का है और इसको तो बस IIT जाना चाहिए। तो वहाँ जाकर के समझ आया कि भाई इंजीनियरिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। बहुत अच्छे इंजीनियर का बहुत कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, बट मेरे को बिल्कुल दिन के 8 घंटे काटना मुश्किल हो जाता है। कि 8 घंटे भी कटे तो पूरी जिंदगी कैसे कटेगी। सो आपका जॉब ऐसा होना चाहिए जो आपके दिल और दिमाग दोनों के नजदीक हो, तभी आप उसमें मन लगेगा। और फाइनली आई एंडेड अप इन द राइट जॉब, क्योंकि तब मैंने निर्णय लिया कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना है। IIT में पता तो चली गया था आकर के सिविल सर्विसेज क्या होता है। तब ये हुआ कि भाई यहाँ ज़्यादा स्कोप है देश सेवा का, लोगों के हेल्प करने का, डायरेक्ट अपना इम्पैक्ट मेकिंग ए डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस क्रिएट करने का लोगों की ज़िंदगी में। तब मैंने सिविल सर्विसेज का टारगेट बनाया और 86 पास होने के बाद पहले MTech कर लिया और उसी दौरान एग्जाम दे दिया और सिलेक्शन हो गया। ये बस कहना चाहता हूँ कि मेरा सिलेक्शन सही था, बिकॉज अब मुझे वर्कोलिक मानते हैं, जो मैं कभी नहीं पढ़ता था लाइफ में। सिविल सर्विस में आने के बाद वर्कोलिक मानते हैं, क्योंकि बिकॉज आई हैव एंजॉयड माई जॉब। जब आप जॉब को एंजॉय करते हैं ना, तो फिर आपको जॉब और छुट्टी और हॉबी का फर्क नहीं रह जाता। तब वर्क इज माई हॉबी, तब फिर आपको कई दिन बिना सोए काम करने में भी अच्छा लगता है। पुस्तक पर आते हैं, साइबर रन जो एनकाउंटर्स पुस्तक है सर, आपने जो अनुभव जो आपने बहुत सारे जो घटनाएं ऐसी हैं जो आज की डेट में बर्निंग इश्यूज हैं, जैसे किसी से OTP हासिल करके उसके बैंक से सारे पैसे निकाल लेना, सेक्सटॉर्शन, और उसके अलावा एक सबसे पहली जो कहानी विश्वकन्या, हनी ट्रैप, इस तरह के। और अभी एक वीडियो भी देख रहा था मैं आपका, जिसके अंदर वॉइस कॉलिंग नई चीज आई, एक नया ट्रेंड आया। तो ये जो सब चीज थी, आपने उसको एक बहुत ही कहानियों के रूप में लिखा आपने। तो सर आपने इतना ऐसी साहित्यिक कृति कैसे आपको जना इंस्पिरेशन मिली और कैसे लिखा आपने, और ये जितने भी जो आपके जो अनुभव हैं सर, है ना, इनको क्योंकि जिस समय ये साइबर एनकाउंटर्स होने शुरू हुए तो हमारी जो पुलिस भी उस तरीके से जो है सब ट्रेंड नहीं थी, तो आपने कैसे ट्रेंड किया था? देखिए, साइबर क्राइम को उत्तराखंड में कहें तो लगभग 15 साल हो गए। पहला साइबर क्राइम 2007-8 में हुआ था, उत्तराखंड का जो रजिस्टर्ड है, और वो मैंने ही रजिस्टर करवाया था। तब मैं IG गढ़वाल था और ये आनंदा होटल के रिसेप्शनिस्ट के साथ हुआ था और लॉटरी के नाम पे हुआ था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से आपकी 2 लाख पाउंड की नौकरी निकली। वो भी इसमें कहानी है। जब उन्हें लॉटरी खेले ही नहीं तो निकलेगी कहाँ से, आदमी को सोचना चाहिए। बट फंस गई लड़की जाल में कि 2 करोड़ रुपये आने वाला, मतलब 2 लाख पाउंड मतलब 2 करोड़ के बराबर हो गए। तो और फिर वो
उसके चक्कर में आके धीरे धीरे उससे 20 लाख रुपया क्रिमिनल्स ने ले लिया और ये नाइजीरियन क्रिमिनल्स निकले। तो वही हमारी शुरुआत है। तब एसओजी होती थी, हमारे स्पेशल सुपर एक्सपर्ट थे एसओजी की चमोला, जैसे आजकल साइबर क्राइम में हमारे कुछ मिलता है। तो चमोला को मैंने बुलाया, उसको टारगेट दिया कि इसको पकड़ना है, इस गैंग को वर्कआउट करना है। फाइनली उसमें नाइजीरियन गैंग निकला और बड़ी मुश्किल से वो लोग अरेस्ट हुए। तो वहीं से पुलिस को क्या है ना, वी आर नॉट सो टेक सेवी, स्पेशली हमारी कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर्स, बट धीरे धीरे प्रैक्टिकल की भी तो वैल्यू है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस करते हैं, सीडीआर का एनालिसिस करते हैं, आजकल आईपीडीआर का करते हैं, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल जिस एड्रेस पे हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं उसकी डिटेल निकालते हैं सब। तो उसके थ्रू धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ 4 वतन से ट्रेन होती चली गई पुलिस। अभी भी हमारा नंबर्स बहुत कम है, जबकि साइबर क्राइम की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। पिछले 1 साल में 2022 में उत्तराखंड में 14,000 प्लस साइबर क्राइम है और पूरे देश में 10 लाख प्लस, 10 लाख, कई हज़ार करोड़ का साइबर क्राइम फ्रॉड हो रहा है देश में आने वाले। तो इसीलिए इसको इतनी वॉल्यूम को टैकल करने की कैपेसिटी नहीं है पुलिस की। इन लोगों को क्रिमिनल हजारों मील दूर बैठा होता है, उनको अरेस्ट करना बहुत टफ काम है। इसीलिए हमने कहा कि अकेले पुलिस साइबर क्रिमिनल से नहीं लड़ सकती और लोगों को जागरूक किया जाना जरूरी है। और ये किताब उसी थॉट का परिणाम है कि हम एक बुक लिखेंगे जिससे कि लोग बाग जागरूक हो, क्योंकि रियल लाइफ स्टोरीज है। आमतौर पे आप वैसे फिलोसफी पढ़ाइए तो कोई नहीं पढ़ेगा, बट ये इंटरेस्टिंग थ्रिलिंग कहानियाँ हैं कि कैसे एक माँ ने अपनी बेटी को पपी खरीदने के लिए 66 लाख रुपए गवा दिए, कैसे एक बंदा हनी ट्रैप में फंस गया, फेसबुक पे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके उससे 93 लाख रुपया खो दिया। दीज आर द रियल लाइफ स्टोरीज। इसमें मनोज जी ने मेरे साथ मेहनत किया है, रिसर्च का एक भी साथ में जोड़ा है और कैसे उसको साहित्यिक जमा पहनाना है वो भी किया है। तो इस पूरे काम में लगभग हमको 1 साल लगा। तो दैट्स हाउ द बुक वाज बोर्न। आपने जिस तरह की जो विषय आपके सामने आए और जिस तरह से आपने जो मामलों को आपने इसमें पुस्तक के अंदर आपने शामिल किया है, तो सर क्या आप हमारे बच्चों को कुछ बता पाएंगे कि साइबर जो फ्रॉड हो रहा है किस तरीके से नए तरीके से हो रहा है, हमारे बच्चों को भी कैसे जो है उनसे अवेयर रहना चाहिए और किस तरह से है ना अपने पड़ोस को, अपने दोस्तों को उसके प्रति जागरूक किया जाए? ऐसा करते हैं, जो ट्रेडिशनल क्राइम और जो इस किताब में 12 कहानियाँ हैं उनके माध्यम से हमने जो बताया वो मनोजा जी बताते हैं और नया लेटेस्ट चैलेंज, लेटेस्ट ट्रेंड वो मैं बताता हूँ। थैंक यू। तो सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जितने लड़के हैं उतनी ही लड़कियां हैं तो हमारे लीड कोर्सेज में जाने के लिए आप लोग फ्यूचर हैं, आप लोग जैसे कि टेक्नोलॉजी लेके आगे चलेंगे और आगे यूज भी आप ही लोगों ने करनी है। तो आप में से कितने इंस्टाग्राम पे हैं? और इंस्टाग्राम तो ऑलमोस्ट सारे हैं। तो अभी क्या होता है कि ये यू आर ऑल नाउ वल्नरेबल टू साइबर क्राइम, है ना। जितना हम इंस्टा पे यूज कर रहे हैं, जितना हम चीजें डाल रहे हैं, ये होप कि आप सबके प्राइवेट अकाउंट्स होंगे। लेकिन क्या होता है जैसे कि उस बुक में भी स्टोरीज हैं, तो मैं स्टोरी वाइज ना चल के मैं आपको जनरल टिप्स बताऊंगा कि क्या करना है आपको। एक तो आप लोगों को जब भी आप अपने अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, आप अपनी पिक्चर्स डालते हैं तो अच्छा लगता है अपनी फोटो डालना बहुत, लेकिन आप ऐसे अपने एवाटार्स बना के डालिए जो कि आजकल अवेलेबल है, या अपना जो भी आपकी हॉबी है उससे रिलेटेड पिक्चर्स डालिए अपने प्रोफाइल पिक में। क्या होता है कि अभी जो कॉन्स्टेंटली जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो एकदम से बैठे हुए हैं देखने के लिए कि कौन नया बंदा है और उसके स्टॉकिंग करने पीछे पड़ जाए, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी करें। इसको हम कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। तो सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू ही जो है आपकी पूरी इंफॉर्मेशन जितनी भी आपकी सोशल मीडिया पे है, जितने आपके, चाहे आप उसको ट्विटर यूज कर रहे हैं, चाहे आप लिंक्डइन पे हैं, चाहे फेसबुक पे हैं या इंस्टाग्राम पे हैं या थ्रेड्स है उसमें है, तो वो वहाँ से सारी इंफॉर्मेशन आपकी गैदर करके आप क्या करते हैं, कोई भी पोस्ट होती है तो सबसे पहले आप पोस्ट डालते हैं। आप कोई काम करते हैं तो पोस्ट डाल देते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि मेरे फ्रेंड्स और मैं एक इन्फ्लुएंसर बनूं, बहुत लोग ये भी चाहते हैं। या कोई ऐसा आपने काम किया है जो कि बहुत अलग है लोगों से, तो आप उसको पब्लिक डिस्प्ले करना चाहते हैं। लेकिन उस समय क्या होता है कि सॉफ्टवेयर और क्रिमिनल्स ये देख रहे हैं कि आपने कैसी पोस्ट को लाइक किया,
उस पोस्ट पे क्या कमेंट किया आपने और उस पोस्ट को आपने शेयर कहाँ किया। तो वो 3 चीज़ों से उसको पता चल जाता है आपकी सोच क्या है, आपके हॉबीज क्या है, आपकी मेंटालिटी क्या है। प्लस अगर आपका बायो में आपकी चीज़ें देखे तो ऑलरेडी वो बैठे हुए सब देख रहे हैं, उनको मालूम है, उनको पता है कि आपको पैसा चाहिए या यू आर इन लव या आप क्या देखते हैं या कौन देखते हैं। तो ये सब चीज़ें सारी इन्फॉर्मेशन है। पुलिस इज ऑल्सो मॉनिटरिंग, ऐसा नहीं है, सब मॉनिटर हो रहा है। तो अभी क्या है कि इसके अंदर हमने जो 12 स्टोरीज ली हैं वो बहुत जो कॉमन क्राइम्स हैं उनको हमने लेके लिखा है। फिशिंग है उसके अंदर से। साइबर क्राइम्स में क्या होता है, साइबर क्राइम 2 टाइप के होते हैं, या तो हम उसको मोबाइल बेस्ड क्राइम है या कंप्यूटर बेस्ड क्राइम है ना। मोबाइल के क्राइम में क्या रीच करना इजी है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, नहीं तो जेल में पड़ा हुआ है उसके। तो क्रिमिनल का आप तक पहुंचना बहुत ईजी हो चुका है ना। आप कुछ भी बोलते हैं, गूगल सब सुन रहा होता है, अलेक्सा सब सुन रही होती है घरों में। तो आप हमेशा एक वल्नरेबिलिटी में होते हैं कि यू विल बी हैक्ड समवेयर। और हैक कौन कर रहा है आजकल, मशीन्स हैक कर रही है, कोई ह्यूमन हैक नहीं कर रहे। अब बॉट्स बना के छोड़ दिए हैं जो कि पूरा 10, 20, 50, 100 मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स का नेटवर्क लेके, और वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसा कोड जनरेट कर रहे हैं कि आपके सिस्टम के आपके पासवर्ड्स हैक कर रहे हैं। एक होता है पासवर्ड स्प्रे, वो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली पासवर्ड रखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये अपना नाम लिख देते हैं या अपने डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। ये सारी हैक कर रहे हैं आप, ये सब हैक हो जाएंगी चीज़ें। पासवर्ड ब्रेक कर लेंगे, वो क्या करेंगे, पासवर्ड स्प्रेइंग करेंगे, इतने पासवर्ड्स डालेंगे उसमें कि आपका पासवर्ड निकल आएगा। क्या तो यू हैव टू बी केयरफुल विद योर पासवर्ड्स, क्या पासवर्ड आपने दिया, कीप चेंजिंग। हर एक सोशल मीडिया अकाउंट में, बैंक में कॉमन पासवर्ड मत रखिए, अलग अलग पासवर्ड्स रखिए। और अपने नाम पे, अपनी फैमिली के नाम पे, अपने फ्रेंड के नाम पे, अपनी डेट ऑफ बर्थ पे ये सब मत कीजिए। तो इसमें एक स्टोरी जो है, बहुत सारी स्टोरीज हैं। एक है हनी ट्रैप। उसमें क्या होता है कि जैसे हम सीनियर सिटीजन्स हैं तो वो लोग क्या होता है, बच्चे बड़े हो गए, बाहर चले गए, अकेले रह गए, तो फेसबुक पे फ्रेंडशिप करने लग जाते हैं लोग, है ना। सभी हैं फेसबुक पे, किसी को पता नहीं चलता कौन है। तो फेसबुक पे फ्रेंडशिप करके वो लड़की उसको लंदन से कॉल करती है, एक्स आर्मी की मेजर होती है, एक्स आर्मी मेजर होती है, वो पोस्ट कर रही होती है इनफैक्ट वो कि मैं ऐसी हूँ, और इससे वो दोस्ती कर लेती है और फिर कहती है कि मुझे इंडिया आना है कंट्री में। और कंट्री में जब आती है तो उस समय क्या होता है कि वो कहती है मैं एयरपोर्ट पे पकड़ी गई, मेरे पास कुछ ज्वेलरी वगैरह या सामान था, ऐसे ऐसे करके फिर मुझे थोड़े से पैसे देने पड़ेंगे कस्टम्स को, तो आप मुझे हेल्प कर दीजिए। तो धीरे धीरे अल्टीमेटली सारी चीज़ें दे लीड टू फाइनेंशियल फ्रॉड्स, पैसे एक्सट्रैक्ट करना है यहाँ पर। साइबर क्राइम के 2-3 मोटिव्स होते हैं। एक होता है पैसा एक्सट्रैक्ट करना, एक होता है किसी की इमेज खराब करना, कोई रिवेंज लेना, और एक होता है कि अपने आप को प्रूव करना कि मैं पुलिस से बेहतर हूँ। कई ऐसे भी लोग होते हैं, यूथ ऐसे भी आजकल, जो थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी पढ़ लेते हैं, तो दे वांट टू प्रूव कि आई एम बेटर देन पुलिस एंड आई एम बेटर देन मेनी पीपल। तो ऐसे करके बहुत सारे हैं। इसमें टाइम ही शॉर्ट, मेरे ख्याल से अशोक जी को ज़्यादा सुनना चाहेंगे बिकॉज ही हैज लॉट्स ऑफ थिंग्स टू मोटिवेशन टॉक्स, बट यू मस्ट रीड दिस बुक। आप इसको पढ़िए और इसमें से आप टिप्स हैं, हर एक चैप्टर में स्टोरी के अंदर भी टिप्स दी हुई हैं। और इसके अलावा और भी जो नए टाइप के क्राइम्स हैं जो पुलिस डील कर रही है रोज़, वो अशोक जी आपको थोड़ा सा और इसके बारे में बताएंगे, और कभी हम अलग से भी और बात कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अभी जो आपने मनोजा जी को सुना, इसमें जो 12 कहानियाँ, 12 के 12 अलग तरह का क्राइम है। तो इसके अलावा मतलब साइबर क्राइम इतना तेजी से ग्रो कर रहा है कि हर महीने, बल्कि कभी कभी हर 15 दिन एक नया मॉडल ऑपरेंडी आ जाता है। कभी OLX के नाम से फ्रॉड करते हैं कि मैं आर्मी का बंदा हूँ, मैं रुड़की में पोस्ट हूँ और मेरी पोस्टिंग हो गई है तमिलनाडु या कि नॉर्थ ईस्ट, और मैं अपना सब सामान बेच के जा रहा हूँ, गाड़ी जो है 1/4 रेट में बेच के जा रहा हूँ। और इस चक्कर में आदमी जाल में फंस जाता है कि आर्मी की ID वाइडी लगी होती है, और पता चला वो सब फेक था, सब साइबर क्राइम था। हम सभी जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि AI इज द फ्यूचर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर जरूर है हम सबका, टेक्नोलॉजी का फ्यूचर उसी में है, पर साइबर क्रिमिनल भी आ गए इसमें, क्योंकि वो बहुत तेज है। चोर सिपाही का खेल है, चोर आगे की सिपाही आगे, तो हमें उनके पीछा करते रहना पड़ता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके तरह तरह के वेरियस फ्रॉड सामने आ रहे हैं। अभी तो डीप फेक आएगा। डीप फेक तो मतलब पहचान ही नहीं पाते कि हम असली है कि नकली है। अभी मैंने वॉइस क्लोनिंग का जो अस्थाना जो बात कर रहे थे उसका वीडियो डाला है मैंने अपने फेसबुक पेज से। अभी रिसेंटली गुड़गांव की बात है, गुड़गांव है ना, हाँ, एक विधायक जी के नाम से उनकी आवाज़ में कि जो है विधायक बोल रहा हूँ
और कोई बड़े प्रोजेक्ट के लिए उसने उससे फंडिंग करा के है 6 लाख रुपए का फ्रॉड कर डाला, ठीक है। और वो पहचान ही नहीं पाया, जो बार बार 14 बार उससे पैसा डलवाया, तो जब जो है उसको शक हुआ कि कैसे तो फेल ही हो जाएगी, इससे पहले तो कभी हुआ नहीं, देन ही कॉल्ड द पर्सन सेड मेरा तो कोई मतलब ही नहीं। तो उनकी आवाज को जो सोशल मीडिया पे आजकल आप सबके फोटो वीडियो सब कुछ है, आपका फोटो लेकर के कुछ भी बना देंगे, इवन ऑप्शन वीडियो बना देंगे, ऑप्शन बना देंगे, सब कुछ फेक पॉसिबल है। तो ये हमारे लिए और कितना बड़ा चैलेंज है। एक लेटेस्ट फ्रॉड हो रहा है, वो जिस दिन हमारी बुक IIT दिल्ली में रिलीज हुई, इंग्लिश वाली IIT दिल्ली में हुई थी, हिंदी वाली में CM साहब ने की। उसी दिन नेक्स्ट डे हमने अखबार में पढ़ा, डॉक्टर से 4.5 करोड़ रुपया जो है फ्रॉड कर लिया साइबर फ्रॉडस्टर्स ने। और मोडस ऑपरेंडी था, उसको बोला कि तुम्हारे नाम से एक पार्सल आया है और उसमें ड्रग्स है। उसने कहा मैंने तो कोई पार्सल भेजा ही नहीं। बोले आप कैसे नहीं भेजा, आपका नाम है। बोले ये पता है कि नहीं आपका, ये है कि नहीं। वो सारा सोशल इंजीनियरिंग जो मनुष्य जी बात करते थे, आपका इंटरनेट के थ्रू पूरा प्रोफाइल स्टडी करने की, और उसके बाद बोले देखिए सब इसमें है और ये आप ही का है। और फिर बोले कि मैं CBI से बोल रहा हूँ उस वाले केस में, और फिर सेटलमेंट में आ गए कि नहीं करोगे तो तुम जेल, और तुम्हारा सारा एम्पायर खत्म और बदनामी अलग होगी। 4.5 करोड़ रुपए में बंदा चुका। आप इमेजिन करिए कि कहाँ तक ये फ्रॉड कर रहे हैं। लेटेस्ट एक बता रहा हूँ आपको, सेक्सटॉर्शन के बाद अभी हमने एक हफ्ता पहले केस दर्ज किया पिथौरागढ़ में, एक रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी ने मुझे फोन किया, LIC का रिटायर्ड बंदा है, 4 साल पहले किसी तरह उसको सेक्सटॉर्शन में फंसा लिया। मतलब क्या है कि या तो आपको फेसबुक वगैरह पे पुराने टाइम में तो उस तरह से वो करते थे, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के आपसे चैटिंग शुरू करते थे, फिर वीडियो टॉक शुरू कर दी, फिर दूसरी साइड में बोलेंगे कपड़े उतार लो, उसने भी कपड़े उतार लिए, उसका फोटो शूट ले लिया, स्क्रीनशॉट, और बस फिर ब्लैकमेलिंग शुरू। आजकल तो कुछ नहीं, कोई गलती भी नहीं कर रहा, आपने एक अननोन वीडियो कॉल उठाई, दूसरी साइड में ऑप्शन वीडियो होगा या कोई न्यूड फीमेल होगी या न्यूड मेल होगा, और आपके साथ जो है उसने एक स्क्रीनशॉट ले लिया, बस उसी स्क्रीनशॉट से ब्लैकमेलिंग शुरू कि हम इसको वायरल कर देंगे। तो इस बंदे ने, रिटायर्ड बंदा है, LIC का FIR रजिस्टर्ड हो चुकी है, अभी हमने वर्कआउट नहीं किया, इसमें तो 12 के 12 केसेस वर्क आउट है, 4 साल में 45 लाख रुपए ले लिए, और बेचारा इतना मेंटल ट्रॉमा अलग, सारा पैसा अलग गया, और फाइनली उसे लिखवाना पड़ा। तो इसी से तो डर रहा था ना कि मेरी बदनामी होगी, कुछ देने का हिम्मत ही नहीं बचा। तो दैट इज मतलब मैंने लेटेस्ट ट्रेंड्स आपको बताएं। बड़ा रास्ता बता रहा हूँ, आपको कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, आप खुद अपने सोशल मीडिया पे डाल दीजिए, भाई मेरी फेक ID बन गई है, किसी को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, या मेरा एक फेक वीडियो ऑडियो आने की संभावना है, तो बिल्कुल वो मत करिए, इसका संज्ञान मत लीजिए, इट इज टोटली फेक, तो वो अपने आप करते हैं। तो उसका तो पर्पज अगर ब्लैकमेल करना है ना, उसको तो वायरल करना थोड़ी उसका पर्पज है, तो वायरल होगा, उसे पता चलेगा बंदा तो पुलिस में जाने वाला है, ओपनली आप सोशल मीडिया पे आ चुके हैं। सो दीज आर वेज टू डू इट। इमोशनल इंटेलिजेंस सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है उसके सिलेबस में भी है, और 2 लाइन में इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है कि जैसे IQ होता है ना, ऐसे EQ भी होता है। हर आदमी का IQ है ना कुछ इंटेलिजेंस क्वेश्चन, ऐसे ही इमोशनल क्वेश्चन है। तो जिसका IQ हायर है वो बहुत तेजी से और खट प्रॉब्लम सोल्व करता है ना। EQ हायर वाले इमोशनली बेटर होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। और ये कहा जाता है कि हायर लेवल्स पे लाइफ के मैनेजमेंट के आपको IQ की इतनी जरूरत है जितनी EQ की जरूरत है। मतलब टॉप लेवल्स पे 85% इज EQ, IQ इज ओनली 15%। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इतनी इम्पोर्टेंट है, तभी तो कितने सारे आप लोगों ने देखा जिनकी पढ़ाई के एवरेज पर वो पूरा राज कर रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं EQ बहुत हाई है। वो लोगों की नब्ज पकड़ते हैं, समझते हैं, सामने वाले की इमोशन को समझते हैं, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके रखते हैं, फिर उसके हिसाब से चीज़ों को मैनेज करते हैं। मुझे सिचुएशन मैनेज करनी है, लॉ एंड ऑर्डर है, वहाँ पे कुछ भी कम्युनल हो रखा है, कास्ट हो रखा है, ऐसे में मैं अपने इमोशंस को बोलने लग जाऊँ,
तो मैं क्या कंट्रोल करूँगा? आई हैव टू अंडरस्टैंड, और फिर उस हिसाब से मुझे टाइम लेना है, उस हिसाब से अपने को प्रेजेंट करना है। तो वो ऐसा करेगा सामने वाला, तो वो इमोशनली बेटर माना जाएगा। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज कि दूसरों के इमोशंस को समझना और उसके हिसाब से बिहेव करना और स्थिति को मैनेज करना, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। ऐसा कोई वाक्य बता सकते हैं कि जिस समय जो ना कोई ऐसी सिचुएशन चैलेंजिंग आई हो और आपने उस समय जो ना EQ का इस्तेमाल करके उसको परिस्थितियों को जो ना अपने पक्ष में कर लिया हो? मैं वही बोल रहा हूँ, हमारे पास रोज ही लॉ की सिचुएशन आती है और रोज ही पुलिस के लिए EQ का यूज है। इसलिए हर पुलिस वाला ह्यूमन बिहेवियर की डीलिंग में बेटर होता है, क्योंकि उसको डेली यही करना है। आप समझते? कोई धरना प्रदर्शन चल रहा है, कोई बिजली पानी की प्रॉब्लम चल रही है, कुछ और चल रही है, तो वो चीज़ों को ऐसे हैंडल करता रहता है कि भाई बेटर ढंग से करेगा तो स्थिति बेहतर होती जाएगी, अगर वो उल्टा करेगा तो स्थिति खराब होगी। फालतू के गलत टाइम पे गुस्सा करना, तो वो भी तो वो है ना, किस टाइम आपको सॉफ्ट होना है, किस टाइम आपको टाइट होना है, कौन सा चेहरा कब दिखाना, वो भी इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट है। पहली बार लाइफ में सक्सेस बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट है, पर उनको ब्रॉडली वो करें हम, तो कुछ आपका इनहेरेंट टैलेंट होता है, जिसको टैलेंट बोलते हैं, इनबोर्न। जैसे मेरा इनबोर्न क्या था? मैथमेटिक्स। उसमें मेरा कोई रोल नहीं, कहीं ना कहीं मेरे जेनेटिक्स का रोल है ना। बहुत सारे लोग सब कुछ तैयारी मेहनत करके भी मैथमेटिक्स में नहीं इतना तेज हो पाते, तो उनकी बेचारों की गलती नहीं है, तो वो आपका टैलेंट है। जैसे सचिन तेंदुलकर कहीं ना कहीं नेचुरली क्रिकेटर है, उसने कोई बहुत बड़ी ट्रेनिंग नहीं है, कितने सारे लोगों से 20 गुना ट्रेनिंग करके भी कभी वैसा नहीं कर पाते। तो कुछ हमारा टैलेंट होता है। जैसे मैं रैकेट गेम्स बहुत अच्छे खेलता हूँ, बैडमिंटन, टेनिस, इवन स्क्वैश, किंतु जो ही मैं फुटबॉल में गया, मैं लास्ट सबसे पीछे थी, तो मैं कितना भी ट्रेनिंग कर लूँगा ना, फुटबॉल में रिजल्ट नहीं आया। तो वो हमें अपना टैलेंट पहचानना है, उसको SWOT एनालिसिस भी कहते हैं, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। तो हमें जो हमारी सक्सेस है टैलेंट पे डिपेंडेंट है, उसको हम एप्टीट्यूड भी कह सकते हैं। फिर दूसरा है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के साथ बाकी सब कुछ जुड़ा हुआ है, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, परसिवरेंस, फोकस, कंसंट्रेशन जिसे बोलते हैं, ये सारी चीज़ें मिला करके दूसरा हो गया। और तीसरा मेन फैक्टर है, उसको लक, चांस, मार्केटिंग। कई लोग बोलेंगे ना, फेक है, ज़्यादा मार्केटिंग में चल रहा है। कई बार आपका एक्चुअली लक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम क्रूशियल टाइम पे आप बीमार हो गए, एकदम आपकी ट्रेन ही छूट गई, मान लिया कहीं जाना था, तो वो लक वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चीज़ों को मैं जो मैंने एक ओवरऑल, वैसे तो हर एग्जाम का अलग अलग है, जैसे मैंने 2 बड़े एग्जाम क्रैक किए, तो जो IIT एग्जाम था उसमें टैलेंट की ज़्यादा वैल्यू थी, और जो सिविल सर्विसेज है वहाँ हार्डवर्क वाले पोर्शन की ज़्यादा वैल्यू थी। तो अगर सारी चीज़ों को मिला के कभी एक एवरेज किया जाता तो 35% लाइफ में आपका टैलेंट, 50% आपका हार्डवर्क, कंसंट्रेशन, डिटर्मिनेशन, परसिवरेंस, और 15% लक और चांस, ये फैक्टर माना जाता है। क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन अर्जुन की तरह होनी चाहिए, फोकस। ठीक है, हम लोग सारा दिन फेसबुक, इंस्टा पे नहीं लगा सकते, क्योंकि जो अर्जुन है उसको सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है, पेड़ उसके लिए भी है, आसमान उसके लिए भी है, टहनियाँ भी हैं, पत्ते हैं, पर उसने अपने को सबसे काट लिया। तो इस फोकस ओनली ऑन द टारगेट, तभी हम रिजल्ट आएंगे, उसके बिना नहीं आएंगे। कंसंट्रेशन लेवल इतना हाई होना चाहिए, डिटर्मिनेशन लेवल एक लंबे की तरह होना चाहिए, उसके पास कुछ नहीं है, पेरेंटेज भी नहीं है ना। ये लोग तो राजा के बेटे हैं सब, अर्जुन दुर्योधन वगैरह, उसको अर्जुन उसको तो गुरु भी मना कर, स्कूल में एडमिशन ही नहीं देता एक लंबे। यू आर नॉट क्वालिफाइड टू कम टू द स्कूल, DPS है, सेंट जोसेफ अकेडमी है, तो बोले कि नहीं भाई कोई बच्चा तो उसको बेचारे को समाज से नेग्लेक्टेड है, कहीं ना कहीं पुअर फैमिली से आया है, फिर भी वो डेडिकेशन से, लगन से और गुरु में आस्था से वो वहीं खड़ा हो जाता है जहाँ अर्जुन और द्रोणाचार्य दोनों को डर लगता है कि हमसे आगे निकल जाए। उस लेवल पे पहुंच गया, सिर्फ डिटर्मिनेशन, सिर्फ डेडिकेशन, वो भी इम्पोर्टेंट है। अब मैं 3-4 बातें करूँगा, अगली स्लाइड में आ जाओ। ये है गोल सेटिंग। हमारे गोल जो है ना, गोल सेटिंग लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मैंने बोला, हमेशा टारगेट गोल चुनो
जो आपके दिल और दिमाग के नजदीक हो। और हमने गोल को सेट कर लिया और मेरे उसमें टैलेंट ही नहीं है, तभी अचीव नहीं होगा। तो अपने स्वोट एनालिसिस करके क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या मेरी वीकनेसेस हैं, क्या मेरे पास अपॉर्चुनिटी, उस हिसाब से गोल सेट करें। अगर हमने गोल सेटिंग में गड़बड़ करी तो बिना बात की मेहनत वेस्ट जाएगी। और गोल सेटिंग के लिए मैंने स्मार्ट करके 5 वो बनाया है। गोल शुड बी स्पेसिफिक, गोल शुड बी मेजरेबल, गोल शुड बी अचीवेबल, गोल शुड बी रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। स्मार्ट गोल बनाइए, तब आप जो है सफल होंगे। नेक्स्ट, फिर जब है गोल जब बन जाएंगे तो फिर उसको बांटिए आप टाइम शेड्यूल में। जरा इमीडिएट टारगेट क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है, मीडियम टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म टारगेट है कि मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है, ठीक। फिर उसके बाद ये मीडियम टर्म टारगेट्स। मीडियम टर्म टारगेट्स कि मेरा 1 साल, 2 साल, 6 महीना, 3 महीना, 2 4 मीडियम टर्म टारगेट्स, ठीक है ना। कि इस तिमाही में ये, अगली तिमाही में, अगली ऐसा बना के रखिए। फिर शॉर्ट टर्म वीकली टारगेट्स कि मेरे को अब 3 महीने में मुझे वाले सिलेबस करना था, इसमें से वीकली मुझे क्या क्या अचीव करना है। और इमीडिएट क्या है कि जो अभी इमीडिएट अर्जेंटली करना। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट। जो ये कोटेशन है बड़ी अच्छी है। द बैड न्यूज इज दैट टाइम फ्लाइज बट द गुड न्यूज इज दैट यू आर द पायलट। सो अपने टाइम को आपके हाथ में है, कैसे उसे बांटते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट तो मेरे से बहुत लोग पूछते हैं, बिकॉज मैं पैरेलली मेरे बहुत सारे काम करता रहता हूँ। पुलिसिंग भी है, मैं स्पोर्ट्स भी बहुत करता हूँ, फिर बुक्स भी लिख रहा हूँ। तो ये सारे जो है टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा तो सब हैंडल हो जाए, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। कि उसके लिए नेक्स्ट चलो, टाइम में एक 4 चीज़ों का मैट्रिक्स मैं बनाता हूँ, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अर्जेंट होती हैं और बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब इम्पोर्टेंट है मेरे लिए मेरा गोल कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, या मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है, या मुझे IIT जाना है, ये मेरा गोल है, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है उसको अचीव करना। बट अर्जेंट क्या है, मुझे सोना भी है, मुझे वॉशरूम भी जाना है, खाना भी है, तो वो टाइम जो है ना मेरा अर्जेंट चीज़ है, तो होना ही होना है। बट इसको पुलिसिंग की भाषा में बोलेंगे फायर फाइटिंग, कहीं आग लगी बुझानी, वो अर्जेंट है, उसे अटेंड करना ही पड़ेगा। तो लाइफ में अर्जेंट गेट्स प्रायोरिटी और इम्पोर्टेंट, क्योंकि मजबूरी है मेरी, ठीक है। जबकि हमारा पूरा इस पे अटेंशन होना चाहिए कि कैसे हम ज़्यादा टाइम इम्पोर्टेंट होते हैं। जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट तो आगे चला जाएगा, उसकी अदर पास लॉन्ग टर्म कोई वैल्यू नहीं है। लॉन्ग टर्म वैल्यू है जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं कोशिश करूँ कि मैं जो इम्पोर्टेंट है और उस पर ज़्यादा फोकस करूँ। तो अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट आपको करना पड़ेगा, अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट भी आपको करना पड़ेगा, मजबूरी है। पर इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, उस पर आपका मैक्सिमम टाइम जाए, ये आप मैनेज करिए। और लास्ट है कि जो ना इम्पोर्टेंट है ना अर्जेंट है, उसको जीरो करिए। आज का टेक अवे आप ये जा सकते हैं कि आपके लाइफ में ना अर्जेंट है ना इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने बोला फेसबुक, इंस्टा, ठीक है, इस स्टेज पे कहाँ अर्जेंट है, कहाँ इम्पोर्टेंट है। आपके टारगेट को तो बीच में रास्ता ही बाधा ही बनेगा, तो उसको आप काट सकते हैं लाइफ में, या पूरा नहीं काटना, क्योंकि बहुत सारा लाइफ सोशल मीडिया पे आ गया है। यू कैन से कि चलो डेली मैक्सिमम 10 मिनट्स, या यू कैन से 5 मिनट्स मॉर्निंग, 5 मिनट्स इवनिंग। तो उस तरह का अपना आप टाइम मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक मैंने बोला है आर्ट ऑफ सेइंग नो। हम लोग ना कई बार दोस्तों के जाल में फंस जाते हैं। तो मैं ड्रग्स की बात करता हूँ ना, ड्रग्स में ड्रग एडिक्शन में सबसे बड़ा रोल इसका नाम है दोस्ती के नाम पे कसते हैं। अरे जिंदगी जी के देख, अरे लर्न टू से नो। आपका लाइफ है, आपके हाथ में होना चाहिए, दोस्तों का लाइफ थोड़ा है, तो उसमें कमांड करिए। तभी आपने जो ही आप नो कहना सीखेंगे तभी आपका टाइम मैनेजमेंट बेटर होगा। चलो नेक्स्ट, टाइम कम है आज मेरे पास। मैंने रीडिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स पे भी कुछ 2-3 स्लाइड बनाई है। रीडिंग स्किल्स है व्हाट ऑल टू रीड, हाउ टू रीड, एट व्हाट स्पीड टू रीड, हाउ मच रिपीटिशन इज रिक्वायर्ड, ये रीडिंग स्किल है। ये आप डिसाइड करेंगे तो आपका
जितने टाइम में मान लिया 2 घंटे का आप जो कर रहे हैं उसको 4 गुना बेटर कर सकते हैं अगर आप अपनी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करते हैं। बहुत सारी फालतू की चीज़ें पढ़ते हैं उसकी जरूरत ही नहीं है, उसको भी निकालना है। 90% मटेरियल के लिए आपको जितना चाहिए, जितना पढ़ाई चाहिए, बाकी 10% के लिए उससे ज़्यादा चाहिए, क्योंकि 100 तो कभी कवर ही नहीं होता ना, 100 तो गूगल पे भी नहीं है। तो डोंट नेवर गो फॉर 100%, प्रिपेयर फॉर 90%, तभी रिजल्ट अच्छा है। नेक्स्ट, ये बहुत बड़ी बात है, इसमें लास्ट में लिखा है मैंने, ट्रांसफरिंग शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी इज द रियल टास्क ऑफ लर्निंग। शॉर्ट टर्म मेमोरी में तो आपके सब आ जाता है, पर लॉन्ग टर्म में कितना बचे, वो उसकी स्किल्स को सुधारना है। ये भी ग्राफ दिखाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अपने लाइफ लोग याद रखिए। मतलब 1 घंटे बाद हमें 47% याद रहता है, और 1 दिन बाद 30%, 1 हफ्ते बाद 23%, 1 साल बाद 5%। परंतु मेरा ये ग्राफ गिरता जा रहा है, देखो 50 में आना, फिर मैं यहीं पढ़ लिया दोबारा, फिर अगली बार ग्राफ जाएगा तो इधर जाएगा, यानी मेरी परमानेंट मेमोरी बढ़ती गई। जितना मैंने रिपीट किया, जितना मैंने लर्निंग किया, अगर मैंने वो रिपीट किया तो मेरा पक्का याद आएगा। आज आपने दिन में जो पढ़ा, रात में आप उस पर 10 मिनट भी दे देंगे, मेंटल स्कैन भी कर लेंगे ना, मैंने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, उसी में आपका मेमोरी बढ़ जाएगी। एक मैं राइटिंग स्किल्स पे जरूर बोलूँगा। किसी ने बोला है कि 250 वर्ड्स में लिखिए, आप 500 लिखे जाए, उसी पे 0 दे देंगे। बोलेंगे ज़्यादा आपने वो दिखा रहा है, नॉलेज दिखा रहा है। जब 250 बोला तो 250 को नहीं लिख रहा है, इसका मतलब इनडिसिप्लिन बन रहा है। तो उसको वर्ड लिमिट को मैक्सिमम 10% प्लस कर दी, उसके बियॉन्ड गए तो पक्का नंबर कटेंगे। प्लस माइनस 10 इसलिए बोल रहा हूँ, उसका पता नहीं चलता। 250 बोला तो वो बेचारा गिरने वाला थोड़ा ही एग्जाम है, वो एक अंदाजा लगाता है, फिर उसने देखा कि बकवास बात बीचने से चाहिए तो उसके नंबर काट। हमेशा टू द पॉइंट रहो, फैक्ट बेस्ड रहो, कोई रिपीटिशन मत करो, लैंग्वेज सिंपल रखो। बहुत सारे लोगों को लगता है फ्लावरी लैंग्वेज से बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा, पता ही नहीं। जितना सिंपल रखोगे उतना लेजिबल है, उतना उसको भी समझ आ रही है। ये लैंग्वेज का टेस्ट थोड़ा ही होना है, लिटरेचर में फ्लावरी लैंग्वेज चाहिए, बाकी कहीं नहीं। तो अपनी भाषा में लिखो। एक हम कई बार ट्राई मारते हैं किताब की भाषा होता है, क्या जरूरत है? अगर आपने समझा तो आपने उसे इन्वाइट किया, तब आपका जरूर से जरूर अपनी भाषा में अच्छा आंसर आएगा। नेक्स्ट, एक मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक कर्व है, ये लास्ट मान लेता हूँ। स्ट्रेस लाइफ के लिए जरूरी है, ये पता था आपको? किसने बताया? एक्सपीरियंस कितना जरूरी है? यस। अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो कुछ भी नहीं करोगे, आप सोते रह जाओगे। थोड़ा स्ट्रेस तो चाहिए, एग्जाम आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, थोड़ा स्ट्रेस तो आएगा ही, नेचुरल है। अगर मैंने स्ट्रेस नहीं लिया तो मेरा परफॉर्मेंस ही नहीं आएगा। तो शुरू में हमने स्ट्रेस बढ़ाया, मेरी परफॉर्मेंस बढ़ी। देखिए आप एक लिमिट के बाद क्या होगा, ऑप्टिमल पॉइंट पर चले गए, फिर हमने स्ट्रेस बढ़ाया तो परफॉर्मेंस घटी। इसको आप सिंपल एग्जाम्पल रस्सी का ले लीजिए। एक कपड़े सुखाने वाली रस्सी है, ठीक है, उस पर मैंने स्ट्रेस ही नहीं डाला और कपड़े डाल दिए दुनिया भर के, तो क्या होगा? लटक जाएगी। उसमें दम ही नहीं है कपड़ों का लोड लेने का, है ना? तो इट इज नॉट परफॉर्मिंग इट्स वर्क। फिर मुझे उस पर स्ट्रेस डालना पड़ेगा, तब जाकर के वो अपना परफॉर्मेंस करेगी। पर अगर मैंने एक लिमिट के बाद स्ट्रेस डाला तो टूट जाएगी। वही कि हमने एक लिमिट के बाद डाला तो फिर हमारा फिजिकल, मेंटल सब तरफ से परफॉर्मेंस डाउन होने लगेगा, नींद नहीं आएगी, फिर वो मेरी परफॉर्मेंस को एडवर्सली इफेक्ट करने लगता है। तो ये याद रखना, लाइफ में स्ट्रेस जरूरी है, बट एक लिमिट में। ऑप्टिमल स्ट्रेस पे आ जाए तो आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट होगी। मेरे ख्याल से क्वेश्चन लेने का टाइम तो बचा है, फिर भी मैं 5 मिनट देता हूँ। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कोई साइबर क्राइम इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, किसी अदर कंट्री से हो रही है, तो हमारी पुलिस फोर्स किस तरीके से मदद कर सकती है उसको हैंडल करने में? देखिए, हमने इस किताब में भी कहानियाँ डाली हैं जिसमें दो क्रिमिनल जो हैं अफ्रीकन थे, 2 कहानियों, उनको वो पर इंडिया से ही ऑपरेट करते थे, तो हमने अरेस्ट कर लिया।
दिल्ली में, कोई बेंगलोर में, कोई मुंबई में, इस तरह के गेटोज बने हुए हैं आजकल के कैंपस वालों के, तो वहाँ से अरेस्ट हुए। बट अदरवाइज बंदा इंटरनेशनली रहता है, यहाँ रहता ही नहीं है। इन दैट केस तो हमें इंटरनेशनल प्रोसीजर है, उसके थ्रू, इंटरपोल के थ्रू जाना पड़ेगा, ट्रीटीज बनी हुई है एमलैट वगैरह, और उसके लिए नोडल एजेंसी CBI है, फिर हम उसके थ्रू वर्क करते हैं। बट वो बहुत टफ प्रोसीजर है, बहुत ज़्यादा उनको सब एविडेंस वगैरह कराइए, कई साल लग जाएगा मतलब उसमें, तब जाकर के वो इंटरनेशनल रेड कोर्ट में नोटिस जारी करते हैं। क्या ये पॉसिबल है सिविलियन के लिए कि वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके जुरिडिक्शन मार सकता है, न्याय ले सकता है? नहीं, अगर आप वहाँ रह रहे हैं, वहीं का क्रिमिनल है तो आपका नहीं, हम इंडिया में जैसे मान लीजिए नेक्स्ट कंट्री में से हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, तो किस लेवल पे हम हेल्प ले सकते हैं अपने? आपको तो अपनी पुलिस से लेनी है, और अपनी पुलिस से आपको जो मैंने कहा इस इंटरपोल के प्रोसेस के थ्रू, तब वो जा करके लेकर आएगी, विच इज़ वेरी टफ टास्क। ओके, थैंक यू। किधर लड़की है, इसको दे दो पहले, आप खड़े। Good morning everyone. So my question to you is that what is the cyber security risk assessment per year? देखिए, साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम में एक बड़ा फर्क है। बड़ा फर्क ये है कि साइबर क्राइम इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट होता है, साइबर सिक्योरिटी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट होती है, मतलब पूरे नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट होती है। कैसे ऑर्गेनाइजेशन को हैक कर लिया, जैसे अभी एम्स पे अटैक हुआ था, उसकी पूरा सिस्टम में जो है उन्होंने हैक कर दिया था, सारा डाटा फ्रीज हो गया, 200 करोड़ मांग रहे थे रैंसम। दैट इज साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी इतनी तेज़ी से हमारे पास ऑनलाइन वर्ल्ड आ गया ना, तो जितना लेवल का होना चाहिए उतना अभी है नहीं, पर स्ट्रेंथन होता जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं और ऑर्गेनाइजेशन भी ले रही है धीरे धीरे। मुझे तो लगता है हर ऑर्गेनाइजेशन में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भी आ जाएंगे, जिससे कि उनका पूरा सिस्टम सिक्योर रहे, उसमें वायरसेस ना आ पाए, उसकी हैकिंग ना हो पाए। तो ये बढ़ता जा रहा है, ये अपने आप में कैरियर का भी एक फील्ड होता जा रहा है। You have cracked IIT as well as UPSC, sir. So you were a brilliant student, sir. I want to ask, sir, how to increase concentration and focus while studying? देखिए, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं लाइफ में। Sir, short term and most useful. नहीं, मैं उसमें उसी पे आता हूँ। एक बच्चे को मैं जानता हूँ, अभी रिसेंटली IIT करके आया, ठीक है। उसने आते ही मुझे कहा, अभी की बात है, मैं कि मुझे सिविल सर्विसेज देना, फिर उसको टिप्स दिए गए, तो महीने भर में बोलते बेकार है तो ये मुझे नहीं डाला, क्योंकि वो हार्डवर्क नहीं करना चाहता। उसको लगा भयंकर इसमें हार्डवर्क है, दुनिया भर का रिस्क है, तो उसने छोड़ दिया। अब वो प्राइवेट सेक्टर में उसका पहले IIT में 10 सिलेक्शन हो रखे हैं, तो उसके आधे बैचमेंट जो उसके पहले पेड़ में गए, वो कह रहे हैं यार बहुत, यहाँ तो बहुत बेकार है, अगर वो प्राइवेट सेक्टर में वो डर है। तो जब ये बंदा ग्राउंड में जाएगा, जब ये उस फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा, तभी इसके अंदर वो आएगी डेडिकेशन और लगन कि नहीं मुझे ये करना ही है, तब वो आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ठीक है। एक जो बेंगलोर पुलिस के कमिश्नर रहे भास्कर राव, 90 बैच का IPS ऑफिसर, he failed in class 8. Imagine he failed in class 8 and still he cracked IPS. क्यों? क्योंकि 8 में फेल होने के बाद उसके सब लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया, उसके टीचर्स ने, उसके फ्रेंड्स ने, कोलीग्स ने, फैमिली ने, रिलेटिव्स ने। तो तब उसे समझ आया कि नहीं मुझे अपने को प्रूव करना है, तो वो आप जगह उसमें मुझे अपने को प्रूव करना है, उससे वो डेडिकेशन आई, उससे फिर फोकस आएगा, कंसंट्रेशन आएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको अपने को मोटिवेटेड रखने में तो कंसंट्रेशन जरूर रहेगी। थैंक यू। आप दोनों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक शंख है, आपने एक बुक लिख के शंखनाद किया है साइबर जो क्राइम उसके लिए, तो शंख आपके लिए एक अशोक कुमार जी से मैं निवेदन करूँगा कि आस्था जी को एक मोमेंट देके, उन्होंने बड़ा अच्छा संचालन किया है, चारों काम है इनमें। लास्ट में मैं एक बार फिर से एकेडमी की तरफ से सर का, अपने सर जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और वो बुक आप मेरे राइट हैंड पे स्टॉल लगी हुई है। ये बुक जैसे कि मैंने बताया सिर्फ इसलिए कि ये इंटरेस्टिंग स्टोरीज उसमें है ही, ये आपके आने वाले एग्जाम में बहुत काम आएंगी। सभी को ये बुक्स लेनी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। और
3 सितंबर को सर इनका एनडीए और सीडीएसई का एग्जाम है, तो एक बार इनको बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं मेरे स्टूडेंट्स को। सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आई एम श्योर कि आज की मेरी टॉक से किसी ने कुछ ना कुछ जरूर ग्रहण किया होगा, तो कुछ काम आएगा। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.